बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है और ये किसके तहत है? लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत है। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 भोजन के घटक से संबंधित जो अभ्यास कार्य है वह हम करेंगे। और इस पुस्तक को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 7 सत्र 2022-23 विषय विज्ञान खंड ब। अब देखते हैं हम वर्कशीट 1। ये वर्कशीट 1 किसकी है? आपकी अध्याय 2 भोजन के घटक की है, जिसका पहला प्रश्न है पोषक किसे कहते हैं? इसका उत्तर दिया है हमारे भोजन में उपस्थित कुछ घटक जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं तथा शरीर की वृद्धि विकास व मरम्मत के लिए आवश्यक हैं, पोषक कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 1 का उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? पोषक के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। तो पोषक के विभिन्न घटक कौन से हैं? चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। हमारे पोषक के मुख्य घटक तत्व, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता ऊर्जा के मुख्य स्रोत होने के कारण पड़ती है। देखो, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कार्बोहाइड्रेट के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट के 5 स्रोत कौन कौन से हो गए? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, आलू, गन्ना, पपीता, शकरकंदी आदि। ये क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, 4 का ए, भोजन के किस घटक को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं? प्रश्न क्या है? भोजन के किस घटक को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा प्रोटीन युक्त भोजन को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 1 का ए नंबर कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 का बी नंबर देखिए, वसा के कोई 5 स्रोतों के नाम लिखिए जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। प्रश्नों को ध्यान से समझिए। वसा के कोई 5 स्रोतों के नाम लिखना है जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? मूंगफली, तिल, सोयाबीन, गिरी यानी बादाम, सरसों, सूरजमुखी आदि। ये क्या हो गए? 5 स्रोत हो गए किसके? जो वसा के, जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? पादपों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का बी नंबर का आंसर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5, हमारे शरीर में विटामिन का क्या कार्य है? उत्तर हो जाएगा विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। फिर विटामिन सी के कुछ स्रोतों के नाम बताइए। देखिए, विटामिन सी के स्रोतों के नाम क्या क्या हो जाएंगे? संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर, अमरूद, मिर्च आदि। ये क्या हो गए? विटामिन सी के प्रमुख या मुख्य स्रोत हो गए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है? तो उत्तर हो जाएगा शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर में अल्प मात्रा में खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्या था? शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है? तो उत्तर हो गया शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर में अल्प मात्रा में खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्न के 2 स्रोतों के नाम बताइए। आयोडीन के 2 स्रोत क्या हो गए? अदरक, पालक, मछली। फास्फोरस के स्रोत क्या हो गए? दूध, केला, मिर्च। ये हमने इसके पहले जो पार्ट अध्याय 2 है उसमें भोजन के घटक में चित्र सहित हमने पढ़े थे। इसके बाद लोहे के स्रोत क्या हो गए? पालक से। और कैल्शियम के स्रोत क्या हो गए? दूध और अंडा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हमारे शरीर में रुद्राक्ष क्या कार्य करते हैं? तो हमारे शरीर में रुद्राक्ष क्या कार्य करते हैं? तो रुद्राक्ष होते हैं बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, जल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजन में उपस्थित पोषकों को
अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है तथा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को मूल तथा पसीने के रूप में बाहर निकालने का कार्य करता है। जल क्या करता है? जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है तथा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा जैसे पसीना के रूप में बाहर निकालने में कार्य करता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 और वर्कशीट 1 कंप्लीट होती है। इसके बाद आपकी वर्कशीट 2 आ रही है। वर्कशीट 2 का पहला प्रश्न देखते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं? उत्तर देखिए इसका, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, संतुलित आहार कहलाता है। इस प्रकार से प्रश्न 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, क्या प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक समान संतुलित आहार की आवश्यकता होती है? क्यों? प्रश्न है, क्या प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक समान संतुलित आहार की आवश्यकता होती है और क्यों? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा नहीं, प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक समान संतुलित आहार की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अपनी आयु अनुसार संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, अल्प व्यय यानी कम खर्च या आसानी से उपलब्ध कोई 4 संतुलित आहार में सम्मिलित पोषक आहार का नाम लिखिए। अल्प व्यय यानी कम व्यय में या कम खर्च में आसानी से उपलब्ध कोई 4 संतुलित आहार में सम्मिलित पोषक आहार का नाम लिखिए। जैसे अंकुरित बीज, मूंग, चना, इडली, डोसा, सत्तू, गुड़, सोयाबीन आदि। इस प्रकार से यहाँ प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, किसी भी पोषक का अत्यधिक मात्रा में सेवन हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? कोई एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, किसी भी पोषक का आवश्यकता से अधिक सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे अधिक वसा युक्त भोजन लंबे समय तक करने से मोटापा हो सकता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? क्या है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। इस प्रकार इसका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 6 देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम व उसके लक्षण को लिखिए। तो आपको मालूम है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए उत्तर, विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता जिसे रतौंधी कहते हैं रोग हो जाता है। लक्षण, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखिए, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम और उसके लक्षण। तो उत्तर देखिए इसका, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। लक्षण, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। इसके लक्षण हो गए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है वह उसके लक्षण। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है। लक्षण क्या हो गया? कमजोर अस्थियां व दांत कमजोर होना। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आयोडीन व लौह की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? इसकी कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोत, आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है। बचाव, पालक, अदरक, मछली, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना। और लौह की कमी से रक्त की कमी। बचाव कैसे करेंगे? पालक, सेव, यकृत का सेवन करना। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है? सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार ग्रहण करके की जा सकती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य आता है। प्रोजेक्ट कार्य का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत, भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोत के नाम लिखकर दिए गए स्थान पर उनके चित्र चिपकाएं और बनाइए। जैसे मटर, तो मटर का आपको यहाँ चित्र बना देना है। पादप स्रोत क्या होगा? मटर, चना, तुअर दाल, मूंग दाल, सोयाबीन, और उनके आपको यहाँ पर चित्र चिपका देना है। जैसे मटर का, चना का, तुअर दाल का, मूंग दाल का, सोयाबीन का।
इसी प्रकार जंतु स्रोत में के नाम क्या हो गए? मछली, अंडा, पनीर, दूध, मांस, और उनके चित्रों को आप यहाँ पे छोटे छोटे चित्र बना के चिपका देंगे। इस प्रकार से प्रश्न 1 प्रोजेक्ट कार्य का प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा है? आपके द्वारा दिन भर में जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किए गए उनकी सूची बनाई तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि उन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। देखिए, आप क्या करेंगे, आपके द्वारा जो भोजन ग्रहण किया गया उसकी सूची बनाना है और उसमें पोषक तत्व और उसके स्रोत बताना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे रोटी से पोषक तत्व कौन सा प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। और पोषक स्रोत क्या है? पादप, चावल, दाल, टमाटर, आलू, सेब, केला, दूध। इस प्रकार से इनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, 100 आकलन में आते हैं। चलिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक का नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला पोषक कौन है? कार्बोहाइड्रेट। अस्थियों के लिए आवश्यक खनिज कैल्शियम। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। और फिर अगला डी नंबर देखिए, अरक्ता किस खनिज की कमी से होता है? तो लौह की कमी से। इस प्रकार जो प्रश्न 1 के ए, बी, सी और डी बता दिए, इनके उत्तर बता दिए आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, सत्य असत्य बताइए। केवल फल खाने से ही पोषक तत्व मिल जाते हैं? सत्य असत्य? असत्य। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार खाकर अभाज्यजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती। सत्य। कुरकुरे व चिप्स में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। असत्य। अधिक मात्रा में किसी पोषक तत्व को ग्रहण करना हानिकारक होता है। सत्य। इसके बाद आपको सही जोड़ी का मिलान कर देना है। जैसे रोग का नाम दिया, किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। और अस्थियों और दंत क्षय कैल्शियम की कमी से होता है। इस प्रकार से यहाँ सही जोड़ी का मिलान कर देंगे आप। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें। विटामिन्स के पादप स्रोत हैं। विटामिन्स के पादप स्रोत है क्या है? मछली, अंडे, दूध, नींबू। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विटामिन्स के पादप, वैसे ही स्रोत होना चाहिए, तो यहाँ पर नींबू आ जाएगा। आयोडीन कमी के कारण होने वाला रोग घेंघा रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किस में पाया जाता है? तो आलू में पाया जाता है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो विटामिन ए। इस प्रकार से सही विकल्प यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से सही विकल्प के साथ यहाँ पे आपका जो 100 आकलन था या प्रोजेक्ट कार्य थे या आपकी जो वर्कशीट 1, 2, 3 कंप्लीट होती हैं। यदि ये वर्कशीटें आपके समझ आई हों तो हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। नेक्स्ट अध्याय कौन सा आ जाएगा आपका? अध्याय 4, वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है बच्चों।